हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं दीपक एनसीईआरटी साइंस चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है कॉनकेव मिरर तथा कॉन्वेक्स मिरर द्वारा इमेज कैसी बनती है, यानी कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसी बनती है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को यह बताया था कि ध्रुव क्या होता है, यानी कि पोल, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो मैं आज फिर से बता देता हूँ, यह आपका कोई मिरर है। ठीक, यह आपका कोई मिरर है। ये दोस्तों, ये जो एक्चुअल में मिरर, इसको हम लोग आगे स्टैंड करें या आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। तो यह किसी गोले का पार्ट बन रहा है कि नहीं, या किसी गोले की आकृति बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। तो इस गोले का कोई केंद्र होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये जो मिरर है, इस मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं ध्रुव, यानी कि पोल। पोल तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, यदि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वह जिस बिंदु से गुजरती, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ हम लोग का इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, सारी डिटेल में एकदम। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आज हम वो पढ़ेंगे। यदि फ्रेंड, या आपका एक अवतल दर्पण है, यह आपका एक अवतल दर्पण है और आपका एक उत्तल दर्पण है। ठीक, ये आपका पोल है, ये आपका पोल है। ठीक, ये आपका केंद्र है। ठीक, इसमें भी ये आपका केंद्र है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, ये आपकी फोकस है, ये आपकी फोकस है। ठीक, यदि दोस्तों ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके सामने अगर हम लोग कोई वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनती। प्रतिबिंब बनने के लिए से पहले हमें कुछ रूल पता होने चाहिए। जैसे कि दोस्तों, यदि मैंने यहाँ से कोई लाइटें निकाली, यदि मैंने यहाँ से कोई लाइटें फोकस से निकाली, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से गुज जाएगा, ये ऐसे बाइंडिंग होगा या ऐसे जाएगा। तो जब तक हमें रूल पता नहीं होंगे तब तक हम नहीं पता कर पाएंगे ये कहाँ से जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ नियम। तो सबसे पहले मैं आप लोग को नियम बताता हूँ। तो ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण। ठीक, ये आपका उत्तल दर्पण। ठीक, ये आपका पोल है, ये आपका पोल है, ये आपका केंद्र है, ये आपका केंद्र है। ठीक, केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ध्रुव
तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ये आपकी फोकस है, ये आपकी फोकस है। ठीक, ये आपकी अवतल दर्पण है, या आपका उत्तल दर्पण है। पहला नियम यह कहता है, अवतल दर्पण में पहला नियम यह कहता है, जब प्रकाश की रे मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, यानी कि परावर्तन के बाद, यह मुख्य, तो परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर जाती है। फिर से देख लीजिए, अवतल दर्पण में जब प्रकाश की रे मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद यह फोकस से होकर जाती है। जैसे ये प्रकाश किरण आई, ये कोई प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, रिफ्लेक्शन के बाद यह फोकस से होकर गुजरी, रिफ्लेक्शन के बाद ये भी फोकस से होकर गई, रिफ्लेक्शन के बाद ये भी फोकस से होकर गई, परावर्तन के बाद ये भी फोकस से होकर जाती। यानी कि जब प्रकाश की रे मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में। अब आप लोग उत्तल दर्पण में देख लीजिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की रे आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। रियल में नहीं गुजरती, बट प्रतीक होती है। जैसे ये प्रकाश किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई, ठीक आई, ये ऐसे गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक, बट रियल में नहीं गुजरते और ऐसे निकल जाती है। ठीक, तो मैं आप लोग को पहला नियम आप लोग को लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर या समानांतर आपतित किरण, आपतित मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, गुजरती है, तथा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब प्रकाश की रे मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। ठीक, उत्तल दर्पण में आप लोग देख लीजिए, जब प्रकाश की रे मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, बट रियल में नहीं गुजरती। आप लोग पहला नियम देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में मुख्य फोकस होकर गुजरती है तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से गुजरती हुई
प्रतीत होती। ठीक, अब आप लोग दूसरा नियम देख लीजिए। पहला नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड नियम पे। ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक ठीक, ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक, ये आपका पोल है, ये आपका पोल है, ये आपका केंद्र है। केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, ये आपका फोकस है। ठीक उसी तरह इसमें भी ये आपका केंद्र है। केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, ये आपकी फोकस है। ठीक, दूसरा नियम यह कहता है कि जब प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। एक बार फिर से देख लीजिए, जब प्रकाश किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देख लीजिए, जब यदि कोई प्रकाश किरण ऐसा लग रहा है कि फोकस की तरफ आ रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो देख लीजिए आप लोग, जैसे ये प्रकाश किरण आई, ठीक, ये प्रकाश किरण गई फोकस से, तो परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। ठीक, ये अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देख लीजिए, ये आपकी फोकस से आ रही है प्रकाश किरण, ये आपकी फोकस से आ रही प्रकाश किरण, परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, तो दूसरा नियम आप लोग लिख लीजिए, एक अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित होती है। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर या समानांतर हो जाती है। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, सेकंड नियम यह कहता है अवतल दर्पण में जब कोई लाइट रे या जब प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में देख लीजिए, यदि कोई प्रकाश किरण ऐसा लग रहा है कि फोकस की ओर आ रही है, जब परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है।
तो आप लोग दूसरा नियम लिख लीजिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित होती है तो परावर्तन के बाद, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, ये आपका दूसरा नियम हो गया। आप लोग का दूसरा नियम समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे नियम पे, देखते हैं तीसरा नियम क्या होता है। ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक, ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक, ये आपका पोल है, ये आपका केंद्र है। पोल तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ये आपकी फोकस है। ठीक, ये आपकी पोल है, ये आपकी केंद्र है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, तीसरा नियम यह कहता है कि जब प्रकाश की किरण, तीसरा नियम यह कहता है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के बाद यह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अवतल दर्पण में तीसरा नियम यह कहता है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के बाद वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक उसी तरह इसमें भी जब प्रकाश की वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के बाद वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। देखिए आप लोग कैसे, ये प्रकाश किरण आई, ठीक, परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक, ठीक उसी तरह इसमें देख लीजिए, ये प्रकाश किरण आई, ठीक, परावर्तन के बाद यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद यह उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाता है। ठीक, या इसी मार्ग में पुनः यह वापस लौट जाता है। ये आपका तीसरा नियम होगा। तो मैं आप लोगों को तीसरा नियम लिखवा देता हूँ कि लिख लीजिए आप लोग। तीसरा नियम, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से आने वाली किरण, वक्रता केंद्र से आने वाली किरण, या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित करने वाली किरण, परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बाद वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है।
जाती है। तो यह आपका हो गया तीसरा नियम। आप लोग को यह तीसरा नियम समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि इमेज कैसे बनती है।